इकोसिस्टम टर्म्स किसने दिया? एजी टेंसले। किसने दिया था? हाँ, एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म्स दिया था एजी टेंसले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। यहां पे देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। अगर आप इकोसिस्टम की बात करते हो तो इकोसिस्टम क्या है? नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है। नेचर की क्या है? फंक्शनल यूनिट। आपके पास जो भी नेचर है, आसपास जो भी नेचर है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? इकोसिस्टम। तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और यहां पर होता क्या है? अगर ये फंक्शनल यूनिट है तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता होगा। देख लेते हैं। इकोसिस्टम वो जगह है, इकोसिस्टम वो स्पेस है जहां पर क्या होता है? इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। किसके बीच में इंटरेक्शन है? ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स के साथ में। वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट एमंग देमसेल्फ, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक स्पीसीज का हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्पीसीज का हो सकता है, या मैं ऐसे बोलूं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हो सकते हैं वो अलग अलग पॉपुलेशंस के हों। ठीक है, तो एक ही पॉपुलेशन के हो सकते हैं और अलग अलग पॉपुलेशन के भी हो सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन प्लस आगे पे लिखा हुआ है एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन किसके साथ में? अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में। यानी आपके आसपास जो भी फिजिकल क्या है? इन्वायरमेंट है, उसके साथ में आपका जो भी इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं क्या है हम? इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप ऐसे मानिए कि नेचर में या आसपास कहीं पर नेचुरल हैबिटेट के अंदर वो एरिया जहां पर एक ऑर्गेनिजम्स, मैं अगर यहां पे लिखूं कोई एक स्पीसीज है, इस स्पीसीज ए स्पीसीज और ये कोई होगी बी स्पीसीज हो गई है, और यहाँ पे एक तीसरी स्पीसीज मान लीजिए सी स्पीसीज। ठीक है, अब ये तीन स्पीसीज हैं तो इनकी अपनी अपनी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी ना। इसकी पॉपुलेशन मैं मान लेता हूँ पी ए हो गया, इसकी पॉपुलेशन ये हो गई पी बी हो गई, इसकी पॉपुलेशन ये हो गई पी सी। ठीक है, अरे बोलो, ये नेचुरल हैबिटेट हो गया। और इस नेचुरल हैबिटेट के अंदर इन तीनों स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है आपस में क्या करेंगी? इंटरेक्ट करेंगी। हो सकता है इस स्पीसीज में मेंबर की अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं कि इसमें 10 मेंबर हैं, इनका आपस में भी क्या होगा? इंटरेक्शंस होगा। ठीक है, इनमें मानते हैं कि 20 मेंबर हैं, इनमें आपस में भी क्या होगा? इंटरेक्शंस होगा। यहां मान लेते हैं केवल 5 मेंबर हैं, इनका भी क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा। और इस पॉपुलेशन का इस पॉपुलेशन के साथ में इंटरेक्शन, इस पॉपुलेशन का इसके साथ में इंटरेक्शन, और इन सब का आपस में इंटरेक्शन। ये तो एक इंटरेक्शन हो गया ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन। अगर ये नेचुरल हैबिटेट होगा तो क्या इसके आसपास एयर भी होगी, सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा या नहीं होगा? सनलाइट भी आएगी। तो मैंने कहा एक ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन प्लस उन सारे ऑर्गेनिजम्स का अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस होता है, इससे जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम का नाम होता है क्या? इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेचर में जो भी काम होगा वो कहां पर होगा? इकोसिस्टम के अंदर होगा। तो जहां पर जब कोई काम होता है कहते हैं क्या है हम? फिजिक्स से कहते हैं क्या है हम? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। तो नेचर में जो भी काम हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। इसलिए मैंने इकोसिस्टम को क्या नाम दिया है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। तो आप इतना अंडरलाइन करें कि इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको याद होगा तो आप समझ जाओगे। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ इकोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है? वही बात तो यहां पर भी लिखी है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बायोटिक या एबायोटिक? क्या है ये? और यहां पे जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? ये तो क्या यहां पर बायोटिक का बायोटिक के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है ना? और इस बायोटिक का एबायोटिक के साथ में भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्या इकोलॉजी की भी डिफिनेशन इसमें आ गई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं इकोसिस्टम की साइज की। इकोसिस्टम क्या किस साइज का हो सकता है, बड़ा छोटा किस साइज हो सकता है? तो इकोसिस्टम जो होता है उसमें साइज छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज का भी इकोसिस्टम हो सकता है और लार्ज साइज का भी इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे एग्जांपल, स्मॉल साइज इकोसिस्टम में आप पॉन्ड, तालाब, गांव में आपने देखा होगा आसपास एरिया में तालाब होते हैं ना, कह रहे हैं जो तालाब है वो क्या है, एक छोटा सा क्या है, इकोसिस्टम। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा डिटेल में तालाब के बारे में, मतलब पॉन्ड के बारे में कि कैसे इकोसिस्टम बनता है। तो जो इकोसिस्टम है उसकी साइज जो होती है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज साइज भी हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल साइज इकोसिस्टम का नाम बताइए आप, तो आप पॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। इससे भी छोटा इकोसिस्टम हो सकता है, इससे भी छोटा इकोसिस्टम हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर यहां पर देखिए ये वाटर, पानी, पानी है, ये बायोटिक या एबायोटिक? एबायोटिक होगा। अगर मैं कह दूं इस पानी के अंदर 2 बैक्टीरिया हैं, कितने बैक्टीरिया हैं? अरे बोलो, तो क्या इनका आपस में इंटरेक्शन होगा? क्या इस बैक्टीरिया के इस वाटर के साथ में इंटरेक्शन होगा? तो क्या मैं इसे इकोसिस्टम बोल दूं? बोल सकते हैं ना। अगला हो सकता है इस वाटर के अंदर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है यहाँ पर अमीबा प्रेजेंट हो, इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, इसका इसके साथ भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इसका वाटर के साथ भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यानी बायोटिक का बायोटिक के साथ में इंटरेक्शन और बायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन जो बनेगा क्या कहलाएगा, क्या, इकोसिस्टम। तो एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर अगर इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी मौजूद है तो मैं उसे इकोसिस्टम मान सकता हूं, लेकिन जब तक बायोटिक नहीं होगा तब तक मैं इसे इकोसिस्टम नहीं मानूंगा भाई। अगर मैं कहूं केवल क्या है, यहाँ पर वाटर है, केवल एकदम प्योर मिनरल वाटर है, इसमें कोई भी बायोटिक मौजूद नहीं है, तो मैं इसे इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम मानने के लिए आपको बायोटिक के साथ साथ में एबायोटिक भी मानना पड़ेगा, दोनों का क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, तभी क्या कहलाएगा, वो इकोसिस्टम कहलाएगा। इतना क्लियर? तो छोटा इकोसिस्टम हो सकता है एग्जाम्पल पॉन्ड है, और बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, ये भी क्या है, इकोसिस्टम। क्या जंगल के अंदर भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है? कौन सा बायोटिक हो सकता है भाई? अगर जंगल है तो फॉरेस्ट ही होगा, फॉरेस्ट बोले तो प्लांट्स होंगे, प्लांट क्या होगा, बायोटिक या एबायोटिक? जितने भी लिविंग होते सारे क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। क्या उस जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर सॉइल भी होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार। क्या वहां पर एयर होगी? बिल्कुल होगी। क्या लाइट आएगा? ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, एबायोटिक। तो मैं पूछूं क्या एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल है, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, सी, समंदर, हाँ बढ़िया है। सी, क्या इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे? इंटरेक्शन होगा। तो एग्जांपल किसका बन गया, इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, अब कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। कह रहे कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा पूरा बायोस्फीयर है, जो हमारा पूरा क्या है, बायोस्फीयर है, ये पूरा पूरा क्या है, इंटायर इकोसिस्टम है। तो कुछ इकोलॉजिस्ट मानते ये हैं कि पूरा का पूरा इंटायर बायोस्फीयर को हम क्या मान सकते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है वो छोटा सा छोटा भी हो सकता है और बड़ा सा बड़ा, और इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा बायोस्फीयर क्या है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम होता है। ये किसी की सोच है बस और कुछ नहीं है। तो मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज द ग्लोबल इकोसिस्टम एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर जितने भी लोकल इकोसिस्टम हैं, सारे इकोसिस्टम को मिला करके क्या बना, पूरा बायोस्फीयर। और इस पूरे बायोस्फीयर को आप क्या मान सकते हो, ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हो। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी हमारी दुनिया भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इतना अंडरलाइन करें, इंटायर बायोस्फीयर को हम क्या मान सकते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं जो हमारा बायोस्फीयर है ये बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो देखो अगर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है किसी भी काम को, तो उस काम को पूरा करने के लिए हम करते क्या है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ना। तो जो हमारा बायोस्फीयर है वो क्या है, बहुत ही बिग है, मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स भी है। तो अगर इतना बड़ा है और इतना कॉम्प्लेक्स है तो हम इसे एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। तो अगर किसी भी काम को आप एक साथ नहीं कर सकते हो तो उस चीज क्या करोगे, आप पार्ट में डिवाइड करके आप स्टडी करते हो। जैसे आपका नीट का सिलेबस काफी बड़ा है या नहीं है, 11 भी पढ़ना है आपको, 12 भी पढ़ना है, 2 एनसीईआरटी बायोलॉजी की
शायद 4 फिजिक्स की, 4 केमिस्ट्री की, सिलेबस काफी है, टाइम क्या है, कम है। तो अब करते क्या हो, बड़े से सिलेबस को अगर पूरा करना होता तो आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हो ना, आप टाइम टेबल बनाते हो, आप टुकड़ों में बांट के पढ़ते हो, आज पहले ये यूनिट पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे हम ये यूनिट पढ़ेंगे। वैसे ही अगर आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इकोसिस्टम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा इकोसिस्टम कहलाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा कहलाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। आवाज पीछे तक जा रही, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक्वाटिक। जितने पानी वाले हैं सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाएंगे और जितने सॉइल वाले हैं सारे सारे क्या कहलाएंगे, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप एक काम करिए, काम क्या करना है, आपको लिखना है, सिंस यहां पे लिखा है ना दिस सिस्टम, बोले तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का, कौन कौन सा, टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्यों बांटा आपने, क्यों बांटा आपने इकोसिस्टम को, आपने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है, बहुत ही बिग है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम एक साथ इसे पढ़ नहीं सकते। तो हमने क्या किया, अपने अपने हिसाब से पढ़ने के लिए, अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया है, इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला कौन सा, टेरेस्ट्रियल, दूसरा कौन सा, एक्वाटिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है जो टेरेस्ट्रियल का है, कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्वाटिक का है। तो आप टेरेस्ट्रियल में बता सकते हो, पहला फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल में, अरे सॉइल के ऊपर ही है। अगला ग्रास लैंड, क्या आपने कभी ग्रास लैंड देखा है, देखा होगा, गांव में कहते हैं ना चारागाह ना, जमीन छूटी हुई होती है, सरकारी जमीन होती है नहीं होती है, हाँ वो सरकारी होती है, लेकिन हम लोग कब्जा भी कर लेते हैं ना, घर बना लेते हैं उस पर, या अपनी जमीन उसे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन गांव में या गांव में मौजा भी होता है, 2-4 गांव को जोड़ के बनता है, उसमें बीच में क्या होता है, चारागाह छोड़ा जाता है, ताकि जो भी गाय भैंस रहे वहां पर जाकर के अपना खाना खा सकती हैं, टिफिन लेके जाएंगी, खाना खा चले आएंगी ना, नहीं टिफिन लेके नहीं जाएंगे, वहां पर टिफिन उनका बना बनाया रहता है। तो बात आती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पहला एग्जाम्पल फॉरेस्ट, दूसरा ग्रास लैंड, तीसरा डेजर्ट। देखा कभी आपने, कहां है, देखे हो, सहारा, बस भैया हो गया। चलो आगे, सम एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप अंडरलाइन करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या हो सकता है। वैसे देखो यार, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जहां पर इकोसिस्टम सॉइल पर होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल वाले हो जाएंगे ना। फॉरेस्ट हो गया आपके पास, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे। और जहां पे पानी है जगह कौन सा होगा, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी आर सब एग्जाम्पल ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। हाँ, जहां पर नदियां मिलती हैं आपस में ना, उसे कहते हैं क्या है, एस्चुरी। तो पॉन्ड, पांच, ठीक है भाई, हाँ हाँ, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड देखा है नहीं देखा, गांव की तालाब, लेक, झील, कौवा नहीं देखा हो, वेटलैंड ना, नैनीताल कह रहे हैं, सही बात है, रिवर हो गया, गोमती कह रहे हैं, गोमती, एस्चुरी हो गया, सी हो गया, ये सारे के एग्जाम्पल किसके हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम के, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब आता है कौन सा, मैन मेड इकोसिस्टम। हम पीछे थोड़ा ना रहेंगे, हम भी तो बनाएंगे इकोसिस्टम ना, करें मैन मेड इकोसिस्टम, जो हम बनाते हैं इकोसिस्टम। कौन सा, क्रॉप फील्ड, हमारा खेत जो 1 बीघा 2 बीघा है आपके पास, वो उसमें 40 बीघा है, तब तो यार इनसे दोस्ती बनानी पड़ेगी। खेत होगा, सॉइल होगा, नहीं होगा इसमें, हो खेत है, सॉइल तो होगा ही। आप इसमें प्लांट लगाएंगे, बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक एबायोटिक, अरे प्लांट है, मारेंगे प्लांट क्या रहेगा,
बताओ, दोनों इंटरेक्शन करेंगे? करेंगे ना? कुछ ना कुछ फंक्शन होगा इसमें, तभी तो आपको सीड मिलेगा। ठीक है, तो क्रॉप फील्ड हो गया, ये मैन मेड है जो आप बनाते हो। इसके साथ साथ में एक्वेरियम, किसके किसके घर में है एक्वेरियम? एक्वेरियम नहीं देखा? हिंदी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना तो, ये बड़ा सा डिब्बा होता है, इसे यही पानी भरा हुआ है। पानी, वाटर नहीं, पानी, हाँ पानी, हम कह रहे मोटर लगा होता है, फिश होती है, देखा होगा ना, सजावट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो एक्वेरियम ये क्या होते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। क्या होता है? चलिए बताइए, इकोसिस्टम कितने टाइप का? मैं अगर डिवाइड करूं तो मैं दो डिवीजन और कर सकता हूं, पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड। नेचुरल में कौन आएगा? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक आ जाएगा, और मैन मेड में आपके पास कौन सा है? क्रॉप एंड द एक्वेरियम। इतना क्लियर हो गया? चलिए, आसान सी बातें थी, आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ सर बताओ। क्या क्या? इकोसिस्टम दो टाइप का, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक वाला। फिर आता नहीं, डिवीजन अलग अलग है। रुक जाओ, यहां पर देखो, मैंने कहा एक इकोसिस्टम है। अगर मैं मजबूत बोतल लेके आया करो सब लोग, इकोसिस्टम पहला कुछ नेचुरल होंगे, नेचुरल जो नेचर ने बना के दिया है, और कौन सा है फिर दूसरा? मैन मेड, जो हम लोग बना के ना। अब नेचुरल में दो टाइप हो जाएगा आपका, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो जाएगा। मैन मेड में तो आपने एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। अब यहां बताओ, टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड कह सकते हैं आप। एक्वेटिक का वही जो आप बोल रहे हो आसान से। ठीक है, अगला मैन मेड, क्रॉप फील्ड एंड द। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखो, ठीक है, वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हमें क्या पढ़ना? पहला स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या काम होता है इकोसिस्टम के अंदर? सबसे पहले आपको कुछ लेके आना पड़ता है, इकोसिस्टम के अंदर कुछ लेके आना पड़ता है। बोले तो इनपुट ना, इनपुट होता है इकोसिस्टम के अंदर, इनपुट। और इनपुट जो होता है उसे कहते हैं क्या है हम? प्रोडक्टिविटी। क्या होता है डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद होता क्या है? फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी जो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है। इसे कहते हैं क्या है हम? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो फूड चेन के फॉर्म में जाती है, या फूड वेब के फॉर्म में जाती है, या न्यूट्रिएंट साइकिल के फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, और लास्ट में आता आपके पास क्या है? आउटपुट। यानी जैसे मान लो कोई घर है, इस घर के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, पकेगा यहां पर। अरे कुछ आप लेके आओगे, पक गया, करें जरूरी थोड़ा चिकन ही आए, हरी सब्जी ले आओ, थोड़ा डाइजेशन भी तुम्हारा सही रहेगा। ठीक है, आप कुछ लेके आए, इनपुट लेके आए, आपने पकाया, सबको मिला, एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में आपके पेट में क्या डाइजेशन हुआ, उसके बाद सुबह सुबह कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा। बोलो यार, इकोसिस्टम के अंदर दो तीन बातें हैं। इकोसिस्टम, भाई बातें ना करो, मैं बात करूंगा बस। इकोसिस्टम के अंदर तीन बातें। पहला क्या है? इनपुट। इनपुट क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, कैसे वो इंटर करेगा इकोसिस्टम में मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला क्या है? इनपुट। दूसरा क्या होगा? जब इनपुट आ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी में कुछ ना कुछ बायोमास बनेगा, उससे क्या होगा? एनर्जी होगी, और एनर्जी क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। वो एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर करेगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगी? फूड चेन के फॉर्म में। ये फूड चेन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। प्रोड्यूसर के पास आएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाएगा। कंज्यूमर में कोई प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कोई सेकेंडरी होता है, कोई टर्सरी होता है, वो अलग की बात आती है, सब मैं बताऊंगा आपको। फिर क्या होता है? वेब। वेब माने जाल, समझ लीजिए ना। दो फूड चेन आपस में क्या हो जाएगा? कंबाइन जाए, फूड वेब बन जाएगा, या न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाता है। अगला आता है आउटपुट, और आउटपुट जो होता है डिग्रेडेशन, टूटेगा कुछ ना कुछ, और क्या होगा? एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आता है? डिग्रेडेशन एंड द एनर्जी लॉस। तो आप अंडरलाइन करें, द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम में क्या 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 आएगा आपके पास? इनपुट आएगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आएगा, और क्या आ जाएगा? आउटपुट। प्लस इसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी आने वाला है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इनपुट में क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी। एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होगी? फूड चेन के फॉर्म में होगी, या वेब के फॉर्म में होगी। अगला आपके पास है आउटपुट, जो डिग्रेडेशन एंड द एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, वी विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप
जब भी हमें रिलेशनशिप देखते हैं तो क्या देखते हैं हम? साइकिल। कौन सी साइकिल? फूड साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, या कह रहे हैं कि चेन। कौन सी चेन? फूड चेन, फूड वेब दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी फ्लो होती है तो क्या बनता है? फूड चेन बनता है। क्या चेन बनता है? फूड चेन बनता है। जब एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन बनता है, या क्या बनता है? वेब बनता है, या क्या बनता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनती है विद इन द इकोसिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। और इनका आपस में क्या होगा? इंटर रिलेशनशिप भी होने वाला है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन खत्म होता है, आते हैं मेन टॉपिक पर। भाई असलम, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके फंक्शन। देखो चैप्टर नंबर आप 14 पढ़ रहे हो। कौन सा पढ़ो? अरे 14 पढ़े हो ना, इससे पहले 13 पढ़ चुके आप। नाम बताओ। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उस पूरे चैप्टर में क्या आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा? किसके बारे में पढ़ा? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि आपका ऑर्गेनिज्म वाला पूरा टॉपिक हटा दिया। लेकिन अगले चैप्टर में उसी की बात आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन चैप्टर नंबर 13 यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट क्या है? कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कुछ एबायोटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अब यहाँ पे बायोटिक में कौन कौन आएगा बताओ? बायोटिक जितने भी क्या होते हैं, जितने भी लिविंग है वो सारे क्या है? बायोटिक है। और सारे नॉन लिविंग एबायोटिक। कोई एग्जांपल बता दो। चलो लिखो आप, पहला लिखो आप, यहां पर तुम लिखो पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स लिखा होगा, उसमें एबायोटिक फैक्टर में 4 फैक्टर दिए गए थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड द सॉइल। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर कौन कौन सा? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। इतना क्लियर? इसे आप लिख लीजिए। आगे, यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स बोले तो ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स, बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। कह रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे को, यानी बोले तो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, अपने सराउंडिंग को भी अफेक्ट करते रहते हैं। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। कह रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को हम और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है विद इन द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद interaction of the biotic and abiotic component result in the physical structure that is the characteristic for each type of the ecosystem। जब किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उस इकोसिस्टम का क्या बनता है? फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो किसी भी इकोसिस्टम का अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे आप? उसका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को इंटरैक्ट कराना पड़ेगा, तब इकोसिस्टम का क्या बनेगा? फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा ना। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करिए, एंड द इन्यूमराइजेशन मतलब अब से नंबरिंग करिए ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई इकोसिस्टम है, मान लेते हैं आपके पास कोई इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में पहले आप पहचानिए कि कौन कौन सी क्या है? प्लांट की स्पीसीज है। अगला आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन सी एनिमल की स्पीसीज है। कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर प्लांट स्पीसीज भी होगी और एनिमल स्पीसीज भी होगी। तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज को पहले क्या करिए आप? आइडेंटिफाई करिए, पहचान करिए, और पहचान करने के बाद में कितनी प्लांट की स्पीसीज है, कितनी एनिमल की स्पीसीज हैं, उसकी नंबरिंग कर दीजिए। जब आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज को आप आइडेंटिफाई करके उसकी नंबरिंग करते हैं, तब इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है? हम स्पीसीज कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज कंपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं मान लूं यहां पर कि कोई ये एरिया है, बड़ी सी एक एरिया है और इस एरिया के अंदर बहुत सारी क्या है? प्लांट स्पीसीज है। मैं यहां पर लिख रहा हूं ये P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, प्लांट स्पीसीज है सारी ना। अब क्या करोगे आप? अगर ये प्लांट की स्पीसीज है तो क्या सारे प्लांट अलग अलग होंगे, सेम सेम होंगे? अगर स्पीसीज है तो ये क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। अब कौन सी स्पीसीज है इसे आप पहचान लीजिए
और पहचाने पर क्या करिए आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए कि कितने नंबर में है, कितनी स्पीसीज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कितनी स्पीसीज है। प्लस ऐसे ही क्या करिए आप एनिमल को आप पहचानिए, पहचानने के बाद में उस एनिमल की स्पीसीज क्या करिए आप नंबरिंग कर लीजिए कि कितनी एनिमल की स्पीसीज यहां पर प्रेजेंट है। तो जब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को आप पहले पहचान लें, आइडेंटिफाई कर लें और उसकी जब आप नंबरिंग कर देते हैं तब उस इकोसिस्टम का क्या बन जाता है, वो स्पीसीज कंपोजिशन बन जाता है। बोले तो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितनी प्लांट स्पीसीज है, कितनी एनिमल की स्पीसीज है, ये आप उस इकोसिस्टम का बता सकते हो। जैसे मैं कहूं यहां पर आप बताओ इस इकोसिस्टम में कितनी प्लांट स्पीसीज दिख रही है आपको, ये तीनों अलग अलग होंगी। कितने एनिमल स्पीसीज है, 4 ना, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये दूसरा इकोसिस्टम है। बताओ कितने प्लांट स्पीसीज, कितनी एनिमल, 2। यहां अगर मैं पूछूं आपसे बताओ इस इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन, आप बताएंगे यहां पर 3 प्लांट स्पीसीज 5 और यहां पर, मतलब आपने क्या किया इस इकोसिस्टम के अंदर प्लांट की स्पीसीज गिन ली, उसकी नंबरिंग कर ली, उसे पहचान लिया आपने, फिर यहां पर एनिमल स्पीसीज को आपने पहचाना, उसकी नंबरिंग कर दी। ये इस स्पीसीज का क्या होगा, इस इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन हो गया। यहां पर आप आए, इस इकोसिस्टम के अंदर आपने प्लांट स्पीसीज को आपने पहचाना, इसकी नंबरिंग की, एनिमल स्पीसीज को आपने पहचाना, इसकी नंबरिंग की, आपने बता दिया कि इस इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन ये है। इतना क्लियर? क्या हर इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, कैसे पहचानोगे आप? प्लांट और एनिमल स्पीसीज की नंबरिंग पहले आप पहचानना पड़ेगा और पहचानने में क्या करना पड़ेगा, उसका नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगली जो लाइन जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नाम होता है क्या, स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा माने क्या होता है, कोई बताएगा? स्ट्रैटा माने क्या होता है? स्ट्रैटा माने होता है लेयर। क्या होता है? लेयर। जैसे आपने कभी गड्ढा खोदा, किसी को मूंदने के लिए नहीं, आपने देखा होगा मिट्टी की अलग अलग क्या आती है, लेयर आती है ना। कभी कभी अभी बहुत अच्छी मिट्टी आ रही है, उसके नीचे कंकड़, फिर बालू, फिर पानी, बहुत सारे से लेयर आती है ना। तो स्ट्रैटा माने क्या होता है? लेयर। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या, समझना पड़ेगा आपको। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। जब आप किसी भी स्पीसीज क्या करते हो, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कैसे? जैसे मान लेते हैं, अगर देखो यार, देखो यहां पर ये है सॉइल ना, इस सॉइल पर अगर आप ऐसे बांट रहे हो कि इस इतनी एरिया में मान लेते हैं यहां पर 5 स्पीसीज है, इतनी एरिया के अंदर आपने 4 स्पीसीज, इतनी एरिया के अंदर आपने कहा 2 स्पीसीज, ये तो आपने हॉरिजॉन्टल बांट दिया ना। कैसे बंटवारा किया? हॉरिजॉन्टल बंटवारा किया है। लेकिन जब आप स्पीसीज को आप डिवाइड करते हो, कैसे? वर्टिकली, मतलब यहां तक ये स्पीसीज हो सकती है, यहां तक दूसरी स्पीसीज, यहां तक तीसरी स्पीसीज। तो अगर किसी भी एरिया के अंदर अलग अलग स्पीसीज का आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपको अलग अलग लेयर दिखेगी, दिखेगी ना। अलग अलग क्या दिखेगी? लेयर दिखेगी। वर्टिकली स्पीसीज को क्लासिफाई करना, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज को कहलाता क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल समझते हैं। कभी आप जंगल गए? कहाँ के जंगल गए? चिड़ियाघाट? हाँ, प्रिंस भाई कहाँ? परमात्मा से मिलने जा रहे हो? ध्यान लगा रहे होगे, जंगल में जा रहे हो तो पहुंच गए होगे, फिर जंगल से पहुंच गए ना। चलो, क्या दिखाई दिया वहां पर? कुछ दिखाई दिया? गेंडा ही हो तुम। सबसे पहले गेंडा, जंगल जा रहे फिर प्लांट देखोगे? देखो नहीं देखोगे, जंगल है बहुत बड़ा। देखो कह रहे, एग्जाम्पल समझते हैं। जंगल में जब जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट भी दिखेंगे, छोटी हाइट वाले भी दिखेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एकदम जमीन से चिपके होंगे। सारे प्लांट है ना। तो क्या हुआ उसमें? हुआ ये कि आपने अलग अलग स्पीसीज को आपने अलग अलग लेयर में बांट दिया। जैसे जितने भी ट्री वाले होंगे उनकी हाइट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, तो उनकी एक लेयर दिखाई देगी आपको, होगी या नहीं होगी? फिर उसी फॉरेस्ट के अंदर आपको सर्प दिखेंगे, झाड़ियां दिखेंगी आपको,
जो आपको, रुक जाओ भाई, जो झाड़ियां दिखेंगी उसकी हाइट कितनी होगी? 100 फीट नहीं, कितनी होंगी? 4 फीट, 5 फीट, 2 फीट, ऐसे तो होंगी ना। उनकी अपनी लेयर होगी। उसके बाद तो उसी जंगल में आपको घास भी दिखेगी, और घास की जो हाइट होती है वो 10 फीट, 15 फीट, 12 फीट ऐसे होती है ना। कितनी होती है? अरे वो जमीन से चिपके होते हैं, जमीन से एकदम चिपके हुए होते हैं। 1 फीट की होती होगी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 2 फीट की होती होगी। तो उनकी अपनी क्या दिखेगी? लेयर दिखेगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल। वैसे मैंने कहा, मान लेते हैं ये प्लांट में बनाने जा रहा हूं, हंसना नहीं है आपको। हाँ, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। इसके बाद ये झाड़ी आ गई, कटीली कटीली है ये ना। इसके बाद क्या दिखेगा यहाँ पर आपको? ऐसे कुछ आपको ग्रासेस दिखेंगी, दिखेंगी ना। आपने क्या किया? ट्री वाली स्पीसीज को आपने टॉप स्ट्रेटा में बांट दिया, इनका अलग लेयर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। आपने हर्ब, सॉरी सर्ब को आपने इस लेयर में बांट दिया, और आपने हर्ब और ग्रासेस को इस लेयर में बांट दिया। तो आपने क्या किया? आपने एक काम किया है इसमें, वो क्या है? आपने अलग अलग स्पीसीज को कैसे डिवाइड किया? आपने वर्टिकली डिवाइड किया। तो जब किसी भी एरिया के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज को, उसको वर्टिकली डिवाइड करते हो, वर्टिकली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपको अलग अलग लेयर दिखती है। ये सबसे टॉप की लेयर है ना, टॉप लेयर है। ये आपकी सेकेंड लेयर, मिड नहीं, सेकेंड लेयर। मैं क्यों बता रहा हूं सेकेंड लेयर? समझ में आएगा। सेकेंड लेयर। और ये कौन सी लेयर आपकी? सब थर्ड नहीं, बॉटम लेयर। कौन सी लेयर? अरे ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया ना। सबसे ऊपर की लेयर टॉप लेयर, ये सेकंड लेयर, और ये बॉटम लेयर। ऐसे कर सकते हो यार, कहीं पर भी जाओ, सबसे टॉप होगा, सबसे बॉटम होगा। आप समझ में आया? अरे टॉप होता है और क्या होता है? बॉटम होता है। अब कह रहे हो टॉप है, बॉटम है, बीच में मिडिल होना चाहिए ना। मैं कहूँगा मिडिल नहीं, बल्कि क्या है वो? सेकंड लेयर है। तो क्या आपने अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग लेयर में बांट दिया? जब किसी भी एरिया में आप प्रेजेंट अलग अलग स्पीसीज को आप अलग अलग लेयर में वर्टिकली डिवाइड करते हो, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन। क्या नाम होता है? और ये आपका क्वेश्चन है किसका? नीट का। अब आते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रैटिफिकेशन समझने कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जंगल में। जब जंगल में जाओ क्या दिखेगा आपको? ट्री। क्या दिखाई देगा? ट्री। ट्री का साइज ना, ये है ट्री। अगला क्या है? ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा आर द लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाओगे, अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? ट्री दिखाई देगा। और ट्री जो दिखाई देगा, उसकी वजह से जो लेयर बनेगी, उसकी कौन सी लेयर होगी? वो टॉप लेयर। को दिखाई दे रहा है इसमें? ट्री, टी, टॉप, टी। अगला बढ़ते हैं, सेकेंड लेयर दिखाई देगा। सेकेंड लेयर देखो, सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर में क्या होगा? श्रब होगा। क्या होगा? श्रब होगा। दिखाई दिए कुछ? इसलिए मैं कह रहा सेकंड याद करो ना। सेकंड लेयर क्या होगा? यहाँ पर श्रब होंगे। अगला कौन सा लेयर होगा? बॉटम लेयर होगा, सबसे नीचे वाली लेयर होगा। कौन होंगे यहाँ पर? यहाँ पर हर्ब होंगे, और क्या होंगे? ग्रासेस होंगे। तो आपको याद करना है, टॉप लेयर ट्री, सेकंड लेयर श्रब, जो बच्चा है वो कहाँ आएगा? नीचे, बॉटम पर आएगा। कौन आएगा? हर्ब एंड द ग्रासेस। तो जब किसी भी आप एरिया के अंदर अलग अलग स्पीसीज को आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस प्रोसेस का नाम होता है स्ट्रैटिफिकेशन। और अगर हाँ बोलो, हाँ श्रब, झाड़ियां। कहाँ बांट रहे हैं हॉरिजॉन्टल हम? ये सॉइल है, अगर हम इस पे चलेंगे ऐसे ऐसे तभी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अरे भाई ये लेयर, ये लेयर है ना, ये क्या है? अरे ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं कह दूं इतनी स्पीसीज यहाँ पर है, इतनी स्पीसीज यहाँ पर, इतनी स्पीसीज है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मान लेते हैं, अब डिवाइड करते हैं। रुक जाओ, मेरी हाइट 5 फुट की है, मेरे पैर के नीचे जो घास होगी ना, मान लेते एकदम घास होगी। अब तो थोड़ा ऊपर आ जाओ, 2 फुट पे आ जाओ, यहाँ तक श्रब होंगे ना, हो सकता है। मान लेते हैं 5 फुट का क्या है? ट्री है। अब मैंने कैसे डिवाइड किया? एक लेयर सबसे नीचे वाली हो गई, एक लेयर ये वाली हो गई, एक लेयर मेरे टॉप पर हो गई। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? वर्टिकल ना। अरे भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये क्या है, रुक, बुक में लिखा सही बात है। ये सबसे बड़ा प्लांट है, कहीं और जा सकता है? कैसे नहीं जाएगा? जाएगा।
रुक जाओ, मैं तुम्हें भेज देंगे हम। सबसे बड़ा किसका है, तुम्हें कैसे पता चला? ये ठीक है। अब ये मांग चलिए इससे आसपास है, और यहीं पर आसपास क्या होंगी, घास भी तो होगी। भेज देंगे अभी घास छीलने के लिए तुम्हें। आया कुछ समझ में? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम क्या पड़ गया इसका? स्ट्रैटिफिकेशन। तो आपको याद रखना है ये, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा तो टॉप लेवल पर कौन आएगा? ट्री आएगा। सेकंड लेवल पर और बॉटम पे कौन आएगा? हर्ब एंड द ग्रासेस आएंगे। क्या बात है? हाँ अबे यार मेरे भाई, मैं लेयर दिखा, देखो ये लोग कंफ्यूज कहाँ जानते हो रहे हो, ये लोग कंफ्यूज यहाँ से हो रहे हैं। जैसे मैंने लेयर मारा, जैसे मैंने ये लेयर लगा दिया, ऐसे ये लेयर दिख रही है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अरे मेरे भाई इसकी हाइट देखो ना यार, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये। अब बताओ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा? यही पेन है, यही पेन है ना, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल हो गई। यहाँ 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 डिवाइड करूंगा तो ये, अब इसी को मैं क्या करूँ, ऐसे पेन लो भाई, ये दूसरी पेन है, इसी को यहीं पे रोक दे हम। हाँ, एक यहाँ पे मार्क लगा दे, एक मार्क यहाँ लगा दे, बीच में एक ऊपर। अब बताओ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? वही मैं कह रहा हूँ, कभी जंगल गए हो नहीं गए हो, कभी बाग बगीचे गए हो? अरे आम का पेड़ देखो ना, सबसे ऊपर की लेयर दिख रही होगी यार, एक लेयर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। वहीं गांव में देखो रूसा उसा होता है, होता है ना रूसा, जानते होंगे, उसकी अपनी हाइट होती है, एक ग्रासेस की हाइट होती है। यार इतना सिंपल चीज समझ नहीं पा रहे हो यार तुम लोग। चलो बहुत हो गया भैया, कुछ यादें ना ताज़ी करो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ लोग बहुत मारे जाते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अब यहां पे समझना आपको क्या, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट है? आर सीन फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम का? प्रोडक्टिविटी। अभी आपने कुछ कहा था प्रोडक्टिविटी को, क्या कहा था? हाँ याद तो है आपको, इनपुट। क्या कहा था? अगला डीकंपोजिशन, अरे कुछ तो कहा था आपने, कहा था आपने। अगला एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में? फूड चेन के फॉर्म में, फूड वेब के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट साइकिल के फॉर्म में। तो मैं क्या बोल दूं इसे? एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल। ये कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हो गया ना, पहले भी पढ़ा था आपने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आउटपुट। इनपुट में क्या था? प्रोडक्टिविटी। आउटपुट में क्या था? डीकंपोजिशन एंड द एनर्जी लॉस। कुछ याद आया? हाँ याद करना जरूरी है भाई, इधर ध्यान दोगे सारा याद हो जाएगा। अगला क्या है? एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये क्या था आपके पास? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। है या नहीं था? हाँ कट के वो अलग बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा काट सकते हैं, आगे कटा हुआ है ना, यहाँ थोड़ा काटेंगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बताओ एक इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट? 4। कौन कौन सा? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यही से क्वेश्चन बना लेंगे। ये इसका बनाएंगे, ये क्वेश्चन एकदम आसानी से, जो आप नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे आप? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ना, इसलिए आप नहीं कर पाओगे। अगर याद रहेगा तो आप आसानी कर लोगे। क्या करेंगे? ये उठाएंगे, कहेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसे आप अरेंज करिए। क्या कहेंगे? इसे अरेंज करने के लिए बस एरो मारना है, तीर जलाना पड़ेगा आपको ना। कहेंगे प्रोडक्टिव पहले आएगी, फिर क्या आएगा? पहले क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी है, डीकंपोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, और क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। तो बताओ कितने कंपोनेंट होते हैं? बोलो 4। कौन कौन सा? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं, धीरे से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इथॉस एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। हम क्या समझने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि पहले हम समझने जा रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को। किसको? एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे सिंपल एग्जांपल पॉन्ड का ना। अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम समझने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। कह रहे हैं लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड।
तो अगर हमें इकोसिस्टम समझना है तो इकोसिस्टम समझने के लिए हम सबसे पहले उठाते हैं किसको, इक्वेटिक इकोसिस्टम को, और उस इक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे सिंपल एग्जांपल क्या लेते हैं हम, पॉन्ड। क्या लेने जा रहे हैं, इसमें देखेंगे कौन है जो प्रोड्यूसर है, कौन है जो कंज्यूमर है, ठीक है, कौन है जो डिकम्पोजर है। पॉन्ड के अंदर हम ये समझने जा रहे हैं। बताओ पॉन्ड क्या होता है, मारेंगे बहुत, क्या होता है, तालाब होता है ना, इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, कभी देखा है, देखा होगा ना। चलो आगे, नहाए भी है। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट and rather simple example that explain even the complex interaction that exist in the aquatic ecosystem। करें सबसे सिंपल है, लेकिन एक aquatic ecosystem के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती हैं वो सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हो। सबसे पहले पॉन्ड होता क्या है ना, करें पॉन्ड क्या होता है कि क्या होता है, शैलो वाटर बॉडी, छिछला होता है। अरे आपने तालाब देखा होगा, कुछ कुछ तालाब क्या होते हैं वो गहरे होते हैं, लेकिन अगर हम समंदर से गहराई और तालाब की कंपेयर करें तो किसकी गहराई ज्यादा, समंदर की गहराई में डूब रहे हैं भैया ना। तो अगर हम सी से कंपेयर करें तालाब के बारे में तो तालाब क्या सैलो ही तो है, सैलो हिंदी बोलो तो, अरे कहते छिछला है। अरे आपने यार गांव वाले सब हो, सब जाके होगा, कभी कभी कहते हैं देखो देखो तो जब गंदगी भरी है दिमाग में तो चीची आएगा ही। छिछला देखो यार, आपने देखा सब कुछ, आप गांव जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी बॉटनी आपको गांव में दिखाई जाएगी। अरे यार कितने लोग हैं भैंस नहलाने गए हैं, अरे कोई हंसने की बात नहीं है भाई, हाँ गए, देखो इतना जोश से कह रहे गए हैं, जिसके पास है वो तो जाएगा ना। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आप समझोगे आसानी समझ में आ जाएगा। आप तालाब जाओ, कितने कितने लोग इसमें नहाए हैं तालाब में। अच्छा कुछ लोग स्विमिंग पूल वाले हैं, हम तो कहीं वाले ना स्विमिंग पूल वाले ना तालाब वाले, हम कहीं गए ही नहीं, तैर ही नहीं पाते, जाएंगे तो डूब जाएंगे। एक बार तो गिर गए थे मछली मारने के लिए गिर गए थे। हाँ बारिश हो रही थी, कटिया फेंके, किनारे खड़े थे एकदम ऐसे, स्लिप नहीं हो गए, मिट्टी गिर गए गड्ढे में, डूब रहे थे, किसी तरह निकले, हाथ पढ़ा रहे तो कोने कहीं और होते ना। तो ये तालाब है, ये तालाब है, तालाब में जो किनारा होता है ना वो बहुत छिछला होता है, कहते हैं बस बहुत पानी क्या बहुत ही कम है, लेकिन जैसे आप अंदर जाते हो गहराई बढ़ती चली जा रही है। तो पॉन्ड क्या है, करेक्ट शैलो वाटर बॉडी होती है, पानी भरा होता है। अगर तालाब पानी नहीं हो तो तालाब किस बात का, इन व्हिच all the above mentioned four basic component of the ecosystem are well exhibited। इकोसिस्टम के चारों कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। यानी चारों इकोसिस्टम कहां पर मिल जाएंगे आपको, पॉन्ड के अंदर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बात ना करो, खड़े करा के ताली बजवाएंगे। अच्छा हाँ अभी तो मजा लो। चलो ये बताओ, अगर इकोसिस्टम होगा तो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, दिल पे ना लेना यार, अलग कहीं और ना चले जाना सोच ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल पे ना लेना, कहीं और ना जाना, ठीक है। ताली हम भी बजा सकते हैं, बस स्टाइल अलग अलग होती है अपनी हम ना, हाँ सही बात कर रहे हैं, हम ज्यादा सोचते रहे हैं। एबायोटिक, तालाब में एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा बताओ, पानी तो होगा। हाँ पहले अंडरलाइन करो, तालाब में एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, वाटर होता है नहीं होता। अच्छा तालाब में क्या सॉइल भी होगी, मिट्टी भी होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। कह रहे हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द डिसॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। एंड द रिच सॉइल डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो लोग तैर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब किनारा देखोगे तो जब आप तालाब के अंदर एंट्री करोगे तो आपके पैर में सॉइल तो लगने वाली ही है ना। तो बताओ तालाब के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, वाटर है और क्या है, सॉइल है। क्या किसी इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट होता है, बिल्कुल होता है, होता है नहीं होता। और अभी जस्ट मैंने आपको पता था एबायोटिक फैक्टर में क्या, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल बताया था ना।
तो बताओ क्या इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर और सॉइल होगा? बिल्कुल होगा। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तालाब के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, आप बताएंगे वाटर और सॉइल। बताइए क्या लेक में ही होगा? क्या लेक में भी वाटर होगा, सॉइल होगा? क्या समंदर में भी वाटर और सॉइल होगा? ना आपने गया था कभी? आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, देखा होगा आपने, क्या तालाब के ऊपर लाइट पड़ती है कि तालाब ढका हुआ होता है? आगे, द सोलर इनपुट बोले तो लाइट, द साइकिल ऑफ द टेम्परेचर। आप कभी जाओ तालाब के अंदर, पानी कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है ना। आप अगर कभी तालाब में जाओ तो आपको दो टाइप के, तालाब में जाओ आप तो आपको जो वाटर है ना उसका टेम्परेचर आपको महसूस होगा दो टाइप से। जो ऊपर का पानी होता है वो ठंडा होता है, गर्म होता है। अबे मैं बरसात में अंदर गया था तालाब के, ऊपर का पानी ठंडा था, नीचे गर्म था। अच्छा, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। अगला के लिखा है डे लेंथ। डे लेंथ मतलब दिन का टाइम कितना है। कभी कभी गर्मी में देखो आप, दिन जो होता है वो आपका 12-12 घंटे का होता है। ठंडी में आप देखो दिन 8 घंटे का होने लगता है। होता नहीं होता? होता है। आगे पढ़ते हैं, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। कह रहे हैं कि पूरे पॉन्ड को काम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला क्या है? सोलर इनपुट, कितनी लाइट उस तालाब पर गिर रही है। अगला साइकिल ऑफ टेम्परेचर, कब गर्मी आ रही कब उसमें ठंडी, मतलब कब वाटर पानी गर्म हो रहा है कब उसका ठंडा हो रहा है। अगला डे लेंथ है, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। तो मैंने कहा कि एक तालाब के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकता है? वाटर, और क्या हो सकता है? सॉइल। तो क्या उसके अंदर बायोटिक भी होगा? बिल्कुल होगा। देखते हैं बायोटिक कौन कौन होता है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं ये बताएंगे डेफिनेशन। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें कहते हैं क्या है? ऑटोट्रॉफ। कुछ पूछना है? नहीं? दे दो भाई, पानी दे दो। एक तो दो बोतल हम लोग का है पर्सनल रखा हुआ होता है, वो भी उठा लाते तुम लोग। कितना पानी पीते हो यार। तीसरा बोतल निकलवाए, उसे छूने नहीं देंगे आप किसी को। पानी पीना हो तो खुद जाके लाना करना पड़ता है भैया, ये गलत बात है ना। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट बताओ, ऑटोट्रॉप है तो कौन हो सकता है? प्लांट होगा। अरे जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही तो होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बताओ अगर ये ऑटोट्रॉप है तो बायोटिक होगा या एबायोटिक होगा? क्या होगा? ये बायोटिक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। करें कि तालाब के अंदर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कौन कौन हो सकते हैं तालाब के अंदर? कौन हो सकता है? पहला है फाइटोप्लैंक्टन। क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, बहुत छोटे छोटे प्लांट। अगला क्या होगा? एल्गी। एल्गी क्या रेड एल्गी होगा? ग्रीन एल्गी नहीं होता? क्या सारे एल्गी फोटोसिंथेसिस होते हैं? क्या सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं? क्या है भाई, कौन सा नहीं होता? ब्राउन एल्गी नहीं होता फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल ए नहीं है? क्लोरोफिल ए नहीं है नहीं है? अच्छा भैया बताओ, किसी ने एल्गी पढ़ा है? पढ़ा है आपने? तीनों एल्गी नाम बताओ। चलो ठीक है, पहले इन्होंने कहा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, ये तो है ना। चलो बताओ, क्वेश्चंस है ये डायरेक्ट, यही टेबल एक ही टेबल है और उसी टेबल से क्वेश्चन आता है ना। नू पता है ना तुम्हें? पता है नू को, तो नू बताएंगे कि कौन सा क्लोरोफिल होता है इसमें। रुक जाओ इसमें ए बी, सब ठीक है लगवा लो। हाँ ए सी, अगला ए डी। क्लोरोफिल है या नहीं है? अरे है या नहीं है? फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। हाँ एल्गी प्लांट है तो करेगा ना। तो क्या है क्वेश्चन गलत बताए फिर। अगला बताओ, तो पहला क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट। अगला एल्गी एंड द फ्लोटिंग एंड द सबमर्ज एंड द मार्जिनल प्लांट। प्लांट कौन कौन से? करें फ्लोटिंग, जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं प्लांट ना। वो प्लांट जो सबमर्ज है, आधे डूबे हुए हैं आधे ऊपर निकले हुए हैं, गले तक डूबे हुए हैं ऊपर निकले हुए हैं। अगला क्या है? मार्जिनल, जो तालाब के साइड साइड में प्लांट होते हैं प्लांट। ये सारे क्या है? कह रहे ये ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, यानी तालाब के अंदर जो सोलर एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर करके एनर्जी का इनपुट कराएगा इकोसिस्टम के अंदर, वो कौन हो सकते हैं? ऑटोट्रॉप। बताओ भाई, अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर कि बताओ, आप बताएंगे कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए ये तालाब है ना, इस तालाब के अंदर एनर्जी कहां से इंटर करेगी?
कहां से? अच्छा, सन से करेगी। ये क्या है? सूरज कच्चा है, ये निकलेंगे अभी ना, जब ये निकलेंगे तो लाइट आएगी। इस जब ये लाइट आएगी इसे कैप्चर कौन करेगा? कौन करेगा? यही तो होंगे ना, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट हो जो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या हो सकता है? इस तालाब के अंदर ये छोटे छोटे प्लांट हो सकते हैं, अपना खाना बनाएंगे बेचारे, बहुत छोटे हैं लेकिन अपना काम कर जाते हैं। ठीक है, अगला एल्गी हो सकता है कि क्या हो? प्लांट हो। और एक कौन कौन प्लांट है? ये पानी मान लो भरा हुआ है, ये पानी है, इस पानी के ऊपर जो तैर रहे हैं, ऐसे ऊपर तैर रहे हैं। कुछ ये जो डूबे हुए हैं, आधा डूबा हुआ आधा बाहर निकला हुआ है, कुछ ऐसे ये साइड में प्लांट, ये जो तालाब किनारे प्लांट होते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, नहीं होते हैं? ये सारे प्लांट क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ द तालाब, बोले तो पॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंड एट द एज, ये तो हो गया ना। अब बताओ, अगर ऑटोट्रॉप है तो एनर्जी कहां से कहां आ गई? सन से आई। कहां के पास? किसके पास आई? मैं प्लांट कह दूं या सबसे अच्छा क्या कह दूं मैं? प्रोड्यूसर बोल दूं या वैसे बोल दूं क्या? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के पास आ गई। बोलो यार, क्या एनर्जी इसी के पास रुकी रहेगी? नहीं, एनर्जी क्या करना है? ट्रांसफर। बताओ, क्या इनपुट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या इकोसिस्टम के अंदर पहला काम प्रोडक्टिविटी बोले तो इनपुट हो गया। अब प्लांट कुछ ना कुछ तो बायोमास बनाएगा। बोलो यार, अब वो बायोमास आगे ट्रांसफर होगा। बताओ, प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर। कौन खाते हैं? हर्बीवोर खाते हैं। चलो ठीक है, तुमने कहा कि हर्बीवोर खाते हैं, और हर्बीवोर को हम इकोलॉजी में कहते हैं क्या है? कंज्यूमर। क्या कहते हैं हम इसे? कंज्यूमर कहते हैं ना, कंज्यूमर। तो ये हो गया कंज्यूमर नंबर 1, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया? कंज्यूमर। बताओ, क्या इनके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हुई? गई या नहीं गई? गई ना एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या इस हर्बीवोर को भी कोई खाएगा? कौन खाएगा? कार्निवोर्स खाएंगे, तुम जैसे ओमनिवोर लोग खाएंगे। ठीक है, कार्निवोर लोग खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे? बताओ, क्या ये इसे मैं कह दूं ये भी कंज्यूमर है? कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है। कौन सा है कंज्यूमर? ये क्या सेकेंडरी कंज्यूमर है? अरे बोलो ना यार। तो क्या एनर्जी पहले कहां पे थी? कहां आई? कहां गई? अब कहां गई? क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? हो रही है नहीं हो रही? क्लियर हो गया। पहला क्या था? इनपुट। दूसरा क्या था? एनर्जी का ट्रांसफर। याद करो। अगला क्या था? डीकंपोजिशन, बोले तो आउटपुट। डिग्रेडेशन। क्या कभी ना कभी मरेंगे लोग? मरेंगे ना। और जब ये लोग मरेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसी का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होगा तो इनकी बॉडी सॉइल में मिक्स होगी। जो इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, कहाँ जाएंगे? वो सॉइल में जाएंगे, और सॉइल से वो फिर से प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ समझ में आया? बोलो, पहला तालाब के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट कौन? सॉइल एंड वाटर। ऑटोट्रॉपिक में कौन? प्लांट है, एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। तो क्या कंज्यूमर की मैं बात कर लूं? आगे कंज्यूमर कौन होगा? कह रहे हैं कंज्यूमर्स। बोले तो कौन सा कंज्यूमर? कोई भी सकता है कंज्यूमर जो प्लांट को खा ले। ठीक है, कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन कहीं आता था? जूप्लैंक्टन मछली, बर्ड्स, कंपटीशन। कुछ याद आया? अरे यार याद करो ना, कौन सा कंपटीशन? बताओ बताओ। रिसोर्सेज लिमिटेड अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। लिमिटेड थे। बताओ, जो कंपटीशन कर रहे थे वो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज? डिफरेंट डिफरेंट। आपने कहा था कंपटीशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी होता है। कौन सा? नहीं भाई, आप गलत जा रहे हो। आपने कहा था फ्लेमिंगोज बर्ड एंड द फिशेज, इन दोनों का जो फूड होता है वो क्या होता है? जूप्लैंक्टन। एक फिश है, एक क्या बर्ड है, दोनों क्या है? अलग अलग स्पीसीज है, अनरिलेटेड स्पीसीज है। तब भी कॉमन स्पीसीज के लिए, सॉरी कॉमन फूड के लिए, लिमिटेड फूड के लिए कंपटीशन हो रहा है। कुछ याद आया? बोलो। तो पॉन्ड के अंदर कंज्यूमर कौन होता है? जूप्लैंक्टन। क्या इसके अलावा कुछ और भी है? कह रहे हैं हाँ, और भी होते हैं। कौन होते हैं? कह रहे हैं जो स्विमिंग करते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, जो बॉटम पे रहने वाले एनिमल होते हैं, वो भी क्या है? कंज्यूमर्स हैं। तो कौन कौन हो गया? जूप्लैंक्टन हो गया कंज्यूमर। जो फ्रीली स्विम करते हैं और बॉटम पर भी रहते हैं एनिमल, वो भी क्या है? आपके पास कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगला,
अगर कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, तो कभी ना कभी ये लोग मरेंगे। भैया देख लिया, सही है गलत है? अच्छा अलग देख रहे थे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ हो गया, प्रोड्यूसर हो गया ना, कंज्यूमर हो गया। क्या दोनों लोग मरेंगे? जब मरेंगे तो कौन खाएगा इन्हें? डिकम्पोजर खाएगा ना। तो डिकम्पोजर की बात कर लेते हैं। डिकम्पोजर कौन कौन होंगे? फंजाई, बैक्टीरिया एंड द फ्लैजलेट्स, जिनके पास फ्लैजला होगा। फ्लैजलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये लोग कहाँ रहते हैं? बॉटम पे रहते हैं। भाई उस तालाब के ऊपर जो भी एनिमल है मरेगा तो कहाँ जाएगा? बॉटम पे जाएगा। प्लांट है मरेगा तो कहाँ जाएगा? बॉटम पे जाएगा। तो नीचे कौन रहेगा बॉटम पर? डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर क्या करेगा? आउटपुट करवाएगा। क्या करवाएगा? आउटपुट करवाएगा। कुछ याद आया आपको? ठीक है। तो डिकम्पोजर के नाम पर कौन कौन होगा? फंजाई होगा, बैक्टीरिया होगा, फ्लैजलेट्स होंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करवाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई या नहीं आई? चलो एक बार बता दो मुझे फिर से। पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट वाटर एंड सॉइल। बायोटिक में बात करने जा रहा हूं। बताओ क्या अगर जहां तक मैंने बात की है, इंडेक्स बताएंगे आप, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना प्लांट होते हैं, एल्गी होता है, इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? एनिमल मैंने कहा जू प्लैंक्टन्स होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बॉटम पे रहते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। अगली बार मैंने कहा फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजलेट्स हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। बोले तो क्या सब मिलाकर मैं बोल सकता हूँ इसे बायोटिक कंपोनेंट? तो क्या मैं बोल दूं ऑटोट्रॉफ? इसके बाद मैंने क्या बोल दूं आपके पास? कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारे के सारे कैसे हैं? बायोटिक हैं। है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो बताओ आप ऑटोट्रॉफी कौन होता है? बोलो बोलो, ऑटोट्रॉफ कौन? पहला बोलो। ऑटोट्रॉफ में बोल रहा हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट, मार्जिनल प्लांट। ठीक है। कंज्यूमर बात करूं तो जो प्लैंक्टन्स, और जो फ्रीली स्विम करते हैं, बॉटम पे रहते हैं ऐसे एनिमल, क्या होते हैं? वो कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर कौन? फंजाई, बैक्टीरिया एंड द फ्लैजलेट। ये जब इनके बीच में यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जब आपस में क्या होगा? इंटरेक्शंस होगा, तो जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम का नाम क्या जाएगा? इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? क्या हर एक इकोसिस्टम में ऐसे ही रहेगा? कुछ लोग एबायोटिक रहेंगे, कुछ लोग बायोटिक रहेंगे? हर जगह होगा ना। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं तो फॉरेस्ट भी तो एक इकोसिस्टम है या नहीं? मतलब फॉरेस्ट के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा? सॉइल होगा, उसमें लाइट भी आएगी, एयर भी रहेगी, रहेगा नहीं रहेगा? बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉफ कौन होगा? ट्री होंगे। अरे बोलो भाई। कंज्यूमर कौन होगा? उस फॉरेस्ट में मिलने वाले एनिमल्स होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। डिकम्पोजर कौन होगा? डिकम्पोजर तो ये लोग फिक्स है। डिकम्पोजर तो फिक्स है। कौन होगा? फंजाई और बैक्टीरिया। किसी एनिमल को आप देख लिया मर गया है, छोड़ के चले आओ। मान लो कि आपके घर में गाय भैंस कुछ भी थी, जब वो मर जाती है तो आप उसे घर में नहीं रखते हो ना, कहीं ना कहीं आप दूर, घर से दूर आप छोड़ चले जाते हो। होता क्या, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाती है। कहाँ गए? कुछ तो कार्निवोर खा गए, जो कुत्ते तो लोग खा गए, लेकिन जो बचे हुए मांस होता है उसे कौन खा जाता है? बैक्टीरिया। आप देखोगे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है? उसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। कुछ दिन बाद पूरा पूरा बॉडी गायब, वहां पर आपको केवल निशान बचता है ना, ह्यूमस ब्लैक कलर का। देखा होगा अगर आपने गांव में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है हड्डी सब खत्म, सब खत्म हो जाते हैं। माइक्रोब्स इतने खतरनाक है ना, सब गायब कर देते हैं। ये जो माइक्रोब्स ना होता ना तो शायद हम ना रह पाते यहाँ पर। अगर माइक्रोब्स ना होते तो हम शायद यहाँ पर एग्जिस्ट ना कर पाते। क्यों भाई? कभी ना कभी तो हम बायोटिक जैसे लोग मरेंगे ना। मरेंगे नहीं मरेंगे? तो चले लाश पे लाश लगी पड़ी है ऐसे तह की तह ना, उन्हें खाने वाला कोई है ही नहीं, तो कैसे गायब होगा? माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, उनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, वो सब जगह है। आपको डिजीज भी देते रहते हैं, आपको फायदा भी देते हैं, आपके लिए वो डिकम्पोजिशन भी करते रहते हैं, सॉइल को आप न्यूट्रिएंट रिच भी बनाते रहते हैं। तो माइक्रोब्स बिना हम कौन सी पूरी देख नहीं बात सही है उनकी भी। पूरी बोन्स, कभी कभी कुछ पार्ट्स मिलते हैं, कभी कभी पूरा। देखो डिकम्पोजिशन जो होता है ना, वो क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर बोले तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है। अब आप चले जाइए हिमालय पर, कुछ लोग चलते हैं ना हिमालय पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं,
होता क्या है, मान लो कि बर्फ स्लाइड हो गई, उसमें चेहरे दब गए, होता है कभी कभी हादसा हो जाता है। होता क्या है, वो लोग ऐसे पड़े रहते बेचारे, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होने वाला। क्यों? वहां पर बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रहा। क्यों भाई? टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है ना। तो बहुत सारे जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है किस बात पे, क्लाइमेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करती है, और आपकी बॉडी किस चीज की बनी है इस पर भी डिपेंड करती है। हमेशा तो नहीं है ना कि हर जगह तुम्हें हड्डी ही मिल रही हो, अच्छा भी नहीं होता है, तो होता भी है नहीं भी होता है। आगे बात करें, दिस सिस्टम परफॉर्म द ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड of the biosphere as a whole, that is the conversion of inorganic into the organic material with the help of the radiation energy of the sun by the autotroph। यहां पे बहुत गौर से आपको पढ़ना है, एक वर्ड लिखा है यहां पर, क्या? ऑटोट्रॉफ। बोले तो कौन? ऑटोट्रॉफ कौन? प्लांट होगा? अरे बोलो यार, प्रोड्यूसर होगा। करते क्या है ये करते क्या है? सबसे पहले ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं ये? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद करते क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कराते हैं। और यहां की जो बात लिखी है कुछ और नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये? बताओ, कोई मुझे बताएगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बैलेंस नहीं करना है, मैं सिंपल से बोल दूं, आप CO2 प्लस पानी, क्या मैं बोल दूं, यहां पर ग्लूकोज बन जाएगा? बन जाएगा ना। लेकिन एक चीज आप बोल चुके हो, हाँ, अभी क्या है यहां पर, आपको क्या लाना पड़ेगा? सनलाइट लाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ, क्लोरोफिल भी कह रहे हैं। ठीक है, भैया कह रहे हैं हाँ क्लोरोफिल हो गया, ये भैया कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। हाँ, रिलीज हो गई। मेरा काम उसमें नहीं था, मेरा काम यहाँ पर ये था, बताओ कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो करते क्या है? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कौन ऑर्गेनिक? बहुत सही बात, ऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। इन दोनों में ऑर्गेनिक कौन है? अरे सारे इनऑर्गेनिक हैं। हमें केमिस्ट्री इतनी नहीं आती, लेकिन इतनी भी नहीं आती कि इतना न्याय। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज तो है ना ऑर्गेनिक। ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। तो ये क्या बन गया? ऑर्गेनिक। तो बताओ हो क्या रहा है? बताओ, प्लांट। ऑटोट्रॉफ क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को पकड़ करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। किसकी प्रेजेंस में? लाइट, बोले तो सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में। तो क्या इनपुट हो गया? हुआ या नहीं हुआ? अब फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा तो ग्लूकोज तो बनेगा ना। ग्लूकोज क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, कुछ न कुछ तो बायोमास बनेगा। अरे बोलो भाई, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगला क्या होगा? जो एनर्जी है उसे कौन खाएगा? कह रहे हैं कि कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय द हेटेरोट्रॉफ। ये क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ? अब देखो यार, मैंने आपसे एक बात कही थी कि यहां पर एक वर्ड लिखा था ऑटोट्रॉफ, लिखा था ना, और आपने मुझे बताया था कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं क्या है? हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया ऑटोट्रॉफ का, प्लांट। मान लेते हैं क्या है? प्लांट है या नहीं है ना। और अगर मैं इसे इकोलॉजी की भाषा में बोलूंगा तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? प्रोड्यूसर। क्या नाम होता है? ठीक है, अब तुम बताना, ऑटोट्रॉफ एक तो होगी जो खाना बना लेते हैं, और जो खाना नहीं बनाते उन्हें तुम क्या हो? ठीक है, हाँ, किचन बना, किचन में बना लेते हैं हम ना, वो अलग बात है। तो बात आती है यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ। अब देखो, जो भी प्लांट को खा रहे हैं वो सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ। सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ हैं। इधर चले हुए आप, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जो अपना खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ वो जो अपना खाना नहीं बना पाते। इतना हो गया ना। अब इसमें कौन आएगा? प्लांट के अलावा कौन हो गया? फिर सारे एनिमल्स होंगे। कौन हो गया यहाँ पर? एनिमल्स होगा। अरे बोलो। अब यहाँ पर देखते हैं इकोलॉजी के हिसाब से ये प्रोड्यूसर हो गए, तो प्रोड्यूसर खाने वाले कंज्यूमर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये? कंज्यूमर। क्या बात समझ में आ गई? तो बताओ, प्रोड्यूसर कौन कंज्यूम करेगा? हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ बोले तो कोई ना कोई एनिमल होगा। अगला, डिकम्पोजिशन एंड द मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर द रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ। देखो यार, क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? ये जब दोनों लोग मरेंगे तो क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा इनका? डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन कराता कौन है? बैक्टीरिया एंड द फंजाई।
कराता है ना। और जब डिकम्पोजिशन होगा तो बताओ इनका ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से बनी होती है। कहाँ पढ़ा था आपने? बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल में आपने ये बताया था कि जो किसी भी लिविंग टिश्यू को आप ले लेते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से बना होता है ना। अब बताओ अगर इनकी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनकी बॉडी में क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो करता क्या डिकम्पोजर? जो डिकम्पोजर होते हैं वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ देते हैं और इनऑर्गेनिक फिर कहाँ चलाता है? सॉइल के अंदर, और सॉइल से फिर क्या करता है? उसे ऑटोट्रॉफ एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द रूट। पास समझ में आई? आगे दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, और ये क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। बार बार रिपीट होने का मतलब है न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही। क्या चल रही है? चलो आओ तुम देखो, तुम यहाँ पर ये है सूरज चच्चा, जब भी जगेंगे ये एनर्जी लेके आएंगे। यहां पर ये मैंने एक प्लांट बनाया है, होना चाहिए था ग्रीन, बना देते हैं ग्रीन। ये प्लांट है, ग्रीन है, ये सनलाइट आ रही है ना। अब सनलाइट ग्रीन ग्रीन ना करना, हो क्या रहा है इसके अंदर? ये काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी? पानी? अरे नीचे कहाँ का? वो ट्यूबवेल लगा, सॉइल से। लाइट आई, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। ग्लूकोज बनेगा? कहाँ बनेगा ग्लूकोज? प्लांट के अंदर बनेगा। कुछ ना कुछ बायोमास आया, ऑर्गेनिक हुआ, प्रोड्यूसर है ना। मान लो ये है कोई एनिमल, ये एनिमल है, ये इसे खा ले रहा है, खाएगा, कुछ बायोमास यहाँ चला आएगा। अब ये क्या है बोलो? प्रोड्यूसर है या नहीं है? क्या ये इसमें बोल दूं ये क्या है? आपके पास कंज्यूमर है। हाँ बढ़िया है। बताओ क्या यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा? क्या यहाँ पर होगा? बताओ ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होगा? क्या इनके बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा भाई, कोई ना कोई मिनरल भी तो होगा। दोनों लोग मरेंगे, ये भी मर गए, ये भी मर गए, आ गए सॉइल पर, ये मर के इकट्ठा हो गए ना। कौन काम करेगा इस पर? डिकम्पोजर। जो आपने बोला फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट जो भी है ना, प्लांट, अगर मैं तालाब की बात करूं तो फ्लैजेलेट भी होंगे यहाँ पर। डिकम्पोजर काम करेगा। करता क्या डिकम्पोजर? इनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या होता है? इनकी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। इसको किसमें तोड़ता है? ये इसे इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देता है, और ये इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ जाएगा? फिर से सॉइल में। कहाँ जाएगा? सॉइल में चला जाएगा। बोलो ना, कितना क्लियर हुआ? अब होगा क्या? फिर से सॉइल में अगर पड़ा है तो इसके बगल में कोई दूसरा प्लांट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से प्लांट क्या करेगा? इसे क्या करेगा? इसे यहाँ से प्लांट ये वाला अपने रूट से क्या करेगा? इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हो क्या रहा है? देखो पूरा एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है? चल रहा पूरा। देखो भाई, ठीक है, क्या है ये? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया। आगे लिखा है देयर इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। पहले आप अंडरलाइन करें, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी हमेशा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल and it's dissipated and lost as the heat to the environment। एनर्जी क्या हो रही है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में चलती है। कह रहे हैं कि हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ती है। हायर ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या हो गया? अगर मैं समझाऊं आपको तो ये है आपके पास, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये है प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पर होता है, इसका नाम होता है T1। क्या होता है? T1। ठीक है, बोलो। इसके ऊपर का ट्रॉपिक लेवल होता है T2। क्या होता है? T2। यहाँ पर कौन होता है? प्रोड्यूसर को खाने वाला, प्लांट को खाने वाला होता है हर्बीवोर। होता है नहीं होता? मैं इसे बोल दूं क्या? कंज्यूमर नंबर 1। ये है कंज्यूमर, सही है, कंज्यूमर। ये है नंबर 1। किस टॉपिक लेवल पे है ये? सेकंड पर है। इस कंज्यूमर खाने वाला यहाँ पर होगा क्या? कंज्यूमर होगा ये भी, और ये कौन सा होगा? सेकंड कंज्यूमर होगा। कौन होगा? सेकंड कंज्यूमर। कौन सा ट्रॉपिक लेवल? 3। इन बताओ हायर ट्रॉपिक लेवल कौन है? बहुत मारेंगे। हायर T3। लोअर कौन सा? T1। एनर्जी सन से किसने कैप्चर किया?
कुछ याद आया? कुछ याद आया क्या? एनर्जी ट्रांसफर कौन कराता है? नेचर का तरीका है प्रेडेशन। कभी याद आया आपको? अगला देखो यार, प्रोड्यूसर पास एनर्जी आई, कहां गई? कंज्यूमर, कंज्यूमर से कहां गई? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो क्या एनर्जी का डायरेक्शन एक ही है? यूनिडायरेक्शनल। और एनर्जी कहां ट्रांसफर कर रही है? लोअर ट्रॉपिक लेवल तरफ बढ़ रही है या हायर तरफ जा रही है? हायर की तरफ जा रही है लोअर से। क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लोअर टू हायर, आपने सही कहा, लोअर टू हायर, यानी कि लो से हाई की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूरा खत्म हो गया भाई ये? हाँ नहीं भाई, अभी कहाँ जाना है? अभी कहाँ, बहुत टाइम है। अभी शांति के साथ बैठो, आराम से बैठो, एकदम आराम से बैठो, थोड़ा मुस्कुराहट लाओ अपनी। किसको भूख लगी है भैया? खा के नहीं आया का? हाँ नहीं यार, पूरा पढ़ाना, कहाँ भाग रहे हो यार आप? ऐसे ही चल रही है ये भी, तुम लोग पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हो। चल रही नहीं चल रही? देखो चल रही है। मेरे रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। इतना बड़ा टेक्नीशियन नहीं है, दूसरा काम करते ना, एसी वाला काम करते। 30 पे कौन कर दिया था इसे? देखिए चल रही है, बंद है। रुक जाओ भाई, हाँ एकदम यार, तुम लोग कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए बस आप लोग। चलिए, इतना भी ना हंसो, लोग पागल समझे। ठीक है ना, चल रही है? हाँ अब हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, जहां क्वेश्चंस आता है, और इसी भी आ रहा था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पढ़ना है हमें। क्या प्रोडक्टिविटी? क्या आपने पढ़ा था? इकोसिस्टम का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी। बोलो तो इनपुट। कुछ याद आया? हाँ, अब सारा ध्यान इस पे आना चाहिए, सारा ध्यान इस पे आना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। The constant input of the solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and the sustain. किसी भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उस इकोसिस्टम में क्या आना चाहिए? सोलर एनर्जी। अगर एनर्जी ही नहीं है तो प्रोड्यूसर कितना भी आप रख लो, क्या एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। तो एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कि उस इकोसिस्टम में लाइट आनी चाहिए। और लाइट कहां से आएगी? तुम्हारे घर से। कहां से आएगी? सन से आएगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, गोला से नहीं आएगी। मारेंगे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है, कहां से आएगी? सन से आएगी। आगे पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, मेरी बात समझ लो, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर ना, समझो आप तब समझ जाओगे। नेक्स्ट, इसमें दो बातें लिखी, एक जगह लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन, एक जगह लिखा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक जगह लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन, एक जगह लिखा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक जगह लिखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एक जगह लिखा है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक जगह लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिल जाओगे। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 4 वर्ड है, पूरा क्लियर कर लो। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है ना। प्रोडक्शन कहते हैं कि होता क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, कितना बायोमास बन रहा है पर यूनिट एरिया। किसमें? पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास बन रहा है, इसे कहते क्या है? हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी क्या मैंने टाइम की बात की? अभी मैंने क्या इतनी बात की है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, कितना बायोमास बन रहा है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है, आप 1 मीटर स्क्वायर आप एरिया ले लीजिए ना, या आप 1 किलोमीटर ले लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन बताओ क्या मैंने इसमें टाइम जोड़ा? कितने टाइम में कितना बायोमास बनता है? नहीं ना। तो जब भी आप प्राइमरी प्रोडक्शन में टाइम जोड़ दो, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कितना बायोमास बन रहा है, अगर आपने प्राइमरी प्रोडक्शन में टाइम जोड़ दिया तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पास समझ में आई?
लेकिन डिफिनीशन जस्ट उल्टी लिखी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। कहां से कहां तक क्या डिफिनीशन है मैं बताने जा रहा हूं। लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन, बहुत गौर से पढ़ना। ने देखो होता क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई लेवल की होती है ना, तो आपको प्राइमरी प्रोडक्शन लिखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखा, कुछ नहीं दिखाई देता। जो आपको पहले दिखाई देता है वही आप पढ़ते हुए चले जाते हो, और यही एग्जाम में भी आपके साथ होता है ना। जैसे ही वर्ड आपको दिखा प्राइमरी, आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, हमारा आंसर अब ऑप्शन तो मिल ही जाता है ना एक उसमें। तो बहुत गौर से पढ़ो आप क्या लिखा है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, इज डिफाइंड एज, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास या इसी को कह सकते हो आप ऑर्गेनिक मैटर। तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में ऑटोट्रॉफ के द्वारा, बोले तो प्लांट के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा कितना बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है, इसे कहते हैं क्या है हम, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो यहां तक आपकी एनसीईआरटी में जो दिया गया डिफिनीशन एक चीज का है, प्राइमरी प्रोडक्शन, क्लियर। लेकिन यहां पे इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं। ये प्राइमरी प्रोडक्शन कराएगा कौन, प्लांट कराएगा। कौन कराएगा, प्लांट कराएगा। और प्लांट किस प्रोसेस से कराएगा, फोटोसिंथेसिस। अब मैं पूरी डिफिनीशन को फिर से पढ़ रहा हूं। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड per unit area by plant during photosynthesis is called the primary productions। अभी मैंने एक लाइन यहां पे गायब कर दिया है ये ना, और मैं इसे साबित करूंगा आगे, इसमें इसकी यूनिट लिखी है, यूनिट से पता चल जाएगा क्या गलती है क्या गलती नहीं है। ठीक है, इतनी बार बोलो भाई, क्लियर है ना। तो बताओ प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, बताओ। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बात सही है मेरी भाई। बनाएगा कौन, प्लांट बनाएगा। किस प्रोसेस से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस बनाएगा। ये आप अंडर रजिस्टर कर लीजिए, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अरे बोलो, इसकी यूनिट की बात, इतना बात नहीं काट दो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट, यूनिट। अच्छा बताओ, बायोमास है, मास है, तो मास को आप किस चीज में नापोगे, अरे आप वेट में नापोगे। अब वेट में आप ग्राम ले लो, किलोग्राम ले लो, होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वेट। आप बायोमास जो बन रहा है, जो प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो बायोमास बन रहा है, क्या उसके अंदर एनर्जी भी होगी, अरे होगी। अगर मान लो ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज के बॉन्ड के बीच में क्या एनर्जी भी भरी होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर बायोमास है तो क्या मास को आप वेट में नापोगे, नापोगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि वेट में आप नाप सकते हो, या तो इसे आप किसमें नापोगे, एनर्जी में भी नापोगे। किसमें नापोगे आप, एनर्जी। भाई ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज के बांध के बीच में क्या होगा, एनर्जी होगा। तो क्या उसे आप एनर्जी में भी नाप सकते हो, बिल्कुल नाप सकते हो। तो आप प्राइमरी प्रोडक्शन को या तो आप वेट में नापोगे या तो एनर्जी में। अगर आप वेट में नापोगे तो सबसे सिंपल यूनिट ले लो आप, ग्राम पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर हो गया। अच्छा, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, ऐसे है क्या ये, हाँ नहीं सही 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 है, सही है, सही है, सही है भाई, सही। ये माइनस में है ना, माइनस में है ना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही तो है ना। अब ये ऊपर लेके जाओगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा ये ना, सही है। ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी है तब किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। बताओ क्या इसकी यूनिट में कहीं टाइम आया, कहीं टाइम आया नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहां पर सिंपल लिखा है प्रोडक्टिविटी, क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूरी की पूरी डिफिनीशन सेम टू सेम, पूरी की पूरी डिफिनीशन सेम टू सेम। अच्छा बताओ रेट क्या होता है, रेट जहां पर भी आता है आप टाइम देखते हो, टाइम देखते हो ना, पर यूनिट टाइम में कितना फॉर्मेशन हो रहा है बायोमास का, नाम क्या हो जाएगा, रेट। क्लियर हुआ। अब मैं उस डिफिनीशन को फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से पढ़ूं मैं, चलो पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। या इस पूरी डिफिनीशन को इन्होंने समेट कर एकदम छोटा बना दिया है। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। यहां पर क्या लिखा है, प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन। अरे बोलो, इससे पहले जो पढ़ा था मैंने, प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट, रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जब आप प्राइमरी प्रोडक्शन में
टाइम जोड़ दोगे आप तो क्या बन जाएगा, वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो मुझे बताओ प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया प्राइमरी प्रोडक्शन? जब इसी में मैं टाइम जोड़ दूं, इतने टाइम में बताओ अब क्या हो गया, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना। ये आप सिंपल से डिफरेंस से बताओ, आप रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। आपकी एनसीईआरटी में लिखा प्रोडक्टिविटी, उसके आगे आगे लिख लीजिए आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा बताओ प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में केवल टाइम का डिफरेंस है या नहीं है? तो क्या जो यूनिट आएगी उसमें केवल टाइम का डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा ना। तो आप देखते हैं इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वेट। भाई वही बात है ना, वेट में आप एक्सप्रेस करिए या आप एनर्जी में। तो देखो ना क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अरे बोलो, यहां तक की जो यूनिट किस चीज की है, प्राइमरी प्रोडक्शन की है। पर ईयर टाइम आ गया ना, क्या बन गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला देखते हैं एनर्जी वाला, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट? प्राइमरी प्रोडक्शन की। आप इसमें टाइम जोड़ दीजिए, पर ईयर क्या बन गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम। कौन सा डिफरेंट इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। कुछ बात समझ में आ गई? अरे मोरे भाई बताओ प्राइमरी प्रोडक्शन डिफिनीशन बताओ चच्चा। प्राइमरी प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय प्लांट। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। वेट में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी में किलो कैलोरी पर मीटर। क्लियर? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सिंपल डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये आप वाली डिफिनेशन बताओ, बड़ी वाली, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट बताओ, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इतना बात क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की, पहला ग्रॉस, दूसरा नेट। ग्रॉस मतलब जो पहली बार बनी, जितनी भी बनी ना, उसका नाम होता है क्या? ग्रॉस। और कुछ लॉस करने के बाद जो बची उसका नाम होता है नेट। तो पहले बताओ आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी टाइप की? दो टाइप की, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे आप कहते हो क्या? जीपीपी कहते हो। और अगला होता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं पूछेंगे, केवल फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे कि जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है। जीपीपी बोलो, एनपीपी, ये दोनों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है या सेकेंडरी? प्राइमरी, नाम में छुपा हुआ इतना क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। आगे पढ़ते हैं। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। अच्छा बताओ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो क्या इसमें टाइम आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। वही पुरानी डिफिनेशन ही तो है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की थी। किसकी थी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास बाय द प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट जो पहली बार बायोमास बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे कहते हैं क्या है हम? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा बताओ, प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो ग्लूकोज बनेगा? अरे बोलो, पहली बार अपनी बॉडी में जितना भी उसने बायोमास बनाया, ग्लूकोज का बनाया है, जितना भी बना हुआ है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी बना है, उसे कहते हैं क्या है? हम उसे जीपीपी कहते हैं। तो समझ में आ गया? अच्छा बताओ, क्या प्लांट अपना खाना खुद भी खाता है? प्लांट खाना खाता है। खाना खाने मतलब दाल चावल नहीं खाता यार। जो ग्लूकोज बनाया उसका यूटिलाइजेशन करता नहीं करता? बिल्कुल करते भाई। सारी वाइटल एक्टिविटी करनी है उसे एनर्जी जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या करेगा? उसी ग्लूकोज जो बनाया उसे क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ लॉस भी तो करेगा। अरे बोलो, तो जो पहली बार बना था बायोमास उसे आपने क्या नाम दे दिया? जीपीपी। उसमें से कुछ अपने रिस्पायरेशन में लॉस भी तो करेगा। और प्लांट अपने रिस्पायरेशन में जो लॉस करता है उसे कहते हैं क्या है? हम रिस्पायरेटरी लॉस कहते हैं।
अब रिस्पायरेटरी लॉस होने के बाद जितना कुछ बचेगा वो हो जाएगा क्या, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अब मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम्हारे जेब में कितना आया, क्या है वो, तुम्हारा जीपीपी है, अब्बा का नहीं, तुम्हारा है ना जीपीपी। तुमने क्या किया, चॉकलेट ले लिया 5 रुपए का, लॉलीपॉप किसी दूसरे के लिए ले लिया, ठीक है, लॉलीपॉप आपने ले लिए 5 रुपए का। अब बताओ कुछ तो लॉस हुआ, 5 ही रुपए सही साला ना, लॉस तो हुआ ना। अब आपके जेब में जितना बचा उसका नाम, खत्म बात। तो प्लांट जो पहली बार फोटोसिंथेसिस बनाता है उसका नाम होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो बनाता है प्लांट उसको कुछ लॉस भी करता है, जो लॉस करता है उसे कहते हैं रिस्पायरेटरी लॉस। उसे रिपीट करते हैं हम आर से, कैपिटल आर से, और कैपिटल आर को जब हम घटा देंगे किससे, जीपी से, तो जो बचेगा उसका नाम हो जाता है एनपीपी। इतना क्लियर। अगला, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द जीपीपी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द रिस्पायरेशन, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस, तो आप जानते ही हो रिस्पायरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब आप जीपीपी में से आप रिस्पायरेटरी लॉस को घटा देते हो तो जो भी कुछ अमाउंट बचता है बायोमास का वो कहलाता क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है एनपीपी। और ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछी जा चुकी है। जीपीपी बोले तो इसमें से हमने आर क्या है, रिस्पायरेटरी लॉस। अब जो कुछ बचा प्लांट के पास ये है एनपीपी, क्या है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये किसके लिए अवेलेबल होगा, कंज्यूमर के लिए। किसके लिए होगा, समझ में बात आई। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोड्यूसर के पास क्या है, कुछ उसमें लॉस भी तो करेगा, लॉस करने के बाद जो बचेगा वही एनपीपी कहां जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रॉफ। अब ये हेट्रोट्रॉफ लिखा, क्या लिखा हुआ है, अब ये हेट्रोट्रॉफ कौन कौन हो सकता है, प्लांट को डायरेक्टली खाने वाला हर्बीवोर हो सकता है, और हर्बीवोर मर जाएंगे तो, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या फंजाई और जो आपके पास बैक्टीरिया है ये दोनों भी कंज्यूमर हैं, भाई कंज्यूमर तो है ना। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ यार, एनपीपी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन फॉर द कंज्यूमर ना, अरे बोलो। लेकिन आप डायरेक्ट लाइन याद रखिए, किसके लिए अवेलेबल है, हेट्रोट्रॉफ्स के लिए। इसमें कौन आ जाएगा, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर। इतना ठीक है ना। हाँ, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर ले से, एनपीपी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हेट्रोट्रॉफ, बोले तो हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर। हाँ, बैक्टीरिया कौन डिकम्पोज करेगा, हो सकता है फंजाई कर ले। वैसे भी अगर वो मर भी जाते हैं तो उनकी बॉडी उतनी बड़ी नहीं होती कि हमें इकट्ठा दिखाई देगी। हो सकता है कि आपस में कुछ मतभेद हो, खा लेते होंगे एक दूसरे को ना। चलो कोई बात नहीं है, अगर मान लो कोई कर भी नहीं पाएगा, उतनी बड़ी बॉडी नहीं होती, दिखाई देगी हमें, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आगे बढ़े, हम बढ़े या ना बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। जैसे मान लो कि बकरी है, जब बकरी ने प्लांट को खाया तो बकरी को जो मिला, बकरी हर्बीवोर है, उससे जो मिली एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एनपीपी मिली ना। अब मान लो 5 किलो की बकरी थी, 5 किलो की थी, उसने एनपीपी प्लांट से ले लिया, लेने के बाद में बॉडी में मसल सब बन गए, 7 किलो की हो गई ना। बायोमास बकरी का बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। अब बकरी के लेवल पर बोले तो कंज्यूमर के लेवल पर जो बायोमास नया ऑर्गेनिक मैटर बना है उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा बताओ, क्या कुछ टाइम में बनेगा, ऐसा तो है नहीं इधर हम इधर से प्लांट को खा रही है और इधर से बॉडी में वेट का गेन होता चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे भाई अच्छे खासा 1-2 महीना खाएगी, अच्छे से न्यूट्रिशन लेगी, तभी तो उसमें क्या होगा, वेट का गेन होगा ना। तो कह रहे कंज्यूमर के लेवल पर जितना नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसका नाम क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर बनता है, कंज्यूमर के लेवल पर बनता है। प्रोड्यूसर के लेवल पर कौन सी एनर्जी बनी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनी ना। रिस्पायरेशन का लॉस हुआ, जो बची एनपीपी,
एनपीपी किसके लिए अवेलेबल है? हेट्रोट्रॉप्स के लिए। उसमें हर्बीवोर भी आ गया, उसमें आपका डिकम्पोजर भी आ गया। इतना क्लियर हो गया। कंज्यूमर के लेवल पर जो नई एनर्जी बनी, जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना, उसका नाम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बस आपको वर्ड कंफ्यूज करता है, कौन प्रोड्यूसर के लेवल पर है, कौन आपका हेट्रोट्रॉप के लेवल पर है और कौन सा आपका कंज्यूमर के लेवल पर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? बढ़िया है, आप अंडरलाइन करें से। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज। भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी बनेगी वो तो प्लांट पे डिपेंड करेगी ना। छोटा प्लांट होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। बड़ा प्लांट होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ में इनहिबिटेड अ पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में कौन सा प्लांट स्पीसीज रह रहा है उस पर डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला, इट आल्सो डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो देखो भाई, दे दो इन्हें, दे दो। प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है, पीछे से ले लो, वो दे रहे हैं भाई साहब। देखो यहां पर आओ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड कर रही है? सबसे पहले प्लांट की स्पीसीज पर, कि प्लांट की कौन सी स्पीसीज है। ठीक है। अगला, इसके अलावा जिस भी एरिया के अंदर आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख रहे हो उसका आपको एनवायरमेंटल फैक्टर भी तो देखना पड़ेगा। अरे बोलो। उसके साथ साथ में उस एरिया में न्यूट्रिएंट, क्या हर जगह की सॉइल एक जैसी होती है? नहीं होती ना। तो कह रहे हैं आपको उस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है ये भी तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो प्लांट है उस पर पत्ती उत्ती लगी भी है, सब पत्ती झड़ गई है। पत्ती होगी तभी तो क्या करेगा प्लांट? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और भाई पत्ती ही नहीं है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। करें फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब सूखा प्लांट लगा हुआ फोटोसिंथेसिस करेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी? नहीं आएगी ना भाई। हरा भरा होना चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, तभी तो क्या करेगी? नई पत्ती होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, पुरानी पत्ती होगी फोटोसिंथेसिस कम होती है। बात आती है फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आप इस बात पर, ये 4 फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो आपको अंडरलाइन कर लो, जब भी क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं लगा पाएगा, बस केवल आप ही लगा पाओगे कि बताओ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है? प्लांट स्पीसीज पर। अगला, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। इसके बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट पर, उस प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अलग अलग इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है। तो लिखा देयरफॉर इट वेरी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बस डायरेक्ट है, करिए आप इसे अंडरलाइन। एनुअल मतलब साल भर में ना, 1 ईयर। करें कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोले तो एनपीपी किसके लिए अवेलेबल? बहुत मारेंगे यार, साथ साथ लिखा है उसमें हेट्रोट्रॉप ना। अरे बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में कितना एनपीपी बन रहा है? 170 बिलियन टन। वो भी वेट वेट नहीं है, ड्राई वेट है ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। पूरे बायोस्फीयर में कितना बन रहा है? 170 बिलियन टन। कितना? बोलो बोलो, 170 बिलियन टन। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट करें, ऑफ दिस डिस्प्यूट ऑक्युपाइंग अबाउट द 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इस अर्थ पर ज्यादा पानी है, ज्यादा सॉइल है, लैंड है? पानी है ना। कितना परसेंट? आप कहते हो कि लगभग 1/3 जो है हमारा जो अर्थ है वो पूरा पानी से घिरा हुआ है। यही तो आपने शुरू से पढ़ा है ना। देखो क्या कह रहे हैं पर, कि जो ओशन है वो क्या कह रहा है? पूरे सरफेस का लगभग 70% ऑक्युपाई करके रखा है। मतलब इस अर्थ का पूरा 70% कौन ऑक्युपाई किया है? ओशन। बोले तो समंदर है, नहीं है। लेकिन समंदर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? केवल किसका? इसमें से 55 बिलियन टन किसका है? ओशन का। ये जो लिखा है यहाँ पर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन। लेकिन ये 55 अलग नहीं है भाई, पूरे साल भर में। एनुअल निकाला ना। एनुअल मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों को मिला करके साल भर की प्रोडक्टिविटी कितनी आती है? 170 बिलियन टन।
इस 170 बिलियन टन में से ओशन की कितनी है? 55 बिलियन टन। इतना क्लियर? घटाओ ना आप 170 में से, अगर आप 55 घटाओ कितना आएगा? 115 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी किसकी है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। किसकी है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की है। बात समझ में आई कुछ? बताओ एनुअल क्या है? 170 बिलियन टन। एनुअल में क्या आपने टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों मिला के बोला है? दोनों को मिला के बोला है। इतना क्लियर? अब यहाँ पर एक परसेंटेज लिखा 70%। ये 70% क्या है? कह रहे हैं ये 70% बता रहे हैं, पढ़ते हैं। ऑफ दिस डिस्प्यूट ऑक्यूपाइंग अबाउट द 70% ऑफ द सरफेस। इस पूरे अर्थ का लगभग 70% किसके पास है? ओशन के पास है। 70% ये सरफेस लेने के बाद भी ओशन की जो प्रोडक्टिविटी हो कितनी है? केवल 55 बिलियन टन ही है। तो 170 में से 55 बिलियन टन किसकी है? ओशन की है। तो बची हुई किसकी जाएगी? टेरेस्ट्रियल के पास जाएगी। आप साइड में कहीं लिख लीजिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 115 बिलियन टन होगी। इतना क्लियर हो गया? रेस्ट ऑफ द सब लिखा हुआ है। रेस्ट ऑफ अकर्स इज ऑन द लैंड। अगर 170 में से 55 ओशन का है तो बचा हुआ किसका है? बिलियन टन। ठीक है ना? बोलो भाई। इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे 70 से? ये 70 क्या है? पानी ना। इस सरफेस पे कितना पानी है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है उसकी? कम है ना। कंपेयर कर रहे हैं। ये सॉइल आपके पास कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा है। चलो खत्म होता है यहीं पर। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा डीकंपोजिशन। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डीकंपोजिशन।